दुख सुख, उत्थान पतन, आरंभ समाप्ति जैसी प्रक्रियाएं परस्पर विरोधी होते हुए भी एक दूसरे की सहगामिनी है। एक प्रक्रिया घटित होती है तो दूसरी का घटना अवश्यंभावी हो जाता है, दूसरी जरूर घटेगी, क्योंकि सृष्टि का यह शाश्वत नियम है। पत्रकारिता के संबंध में भी यह बात गलत नहीं है, यह भी पूर्णतः सत्य है। आज की कक्षा में हम पत्रकारिता के उद्भव के संबंध में चर्चा करेंगे और उन संभावनाओं पर मंथन करेंगे, विचार करेंगे कि पत्रकारिता का उद्भव किन परिस्थितियों में हुआ होगा या इनका प्रारंभिक स्वरूप क्या हो सकता है। कागज तथा मुद्रण कला का जब आविष्कार नहीं हुआ था, जब इनकी खोज नहीं हुई थी, उस समय पत्रकारिता का स्वरूप कैसा रहा होगा। अगर हम अपने प्राचीन समृद्ध परंपराओं की तरफ दृष्टिपात करते हैं तो हम देखते हैं कि इस समय जो लेखन था वो शिलाओं पर, भोजपत्रों पर लिखा हुआ मिलता है। सूचनाओं का संप्रेषण जो है, जो पत्रकारिता का मूल है, यह नगाड़े बजाकर, मुनादी बजाकर किया जाता था। अगर हम गौर करें शिलालेखों की, तो विविध राजा ऐसे थे जो अपनी राजाज्ञाओं का, जनता से संबंधित सूचनाओं का संप्रेषण शिलालेखों पर अपने आदेश गुदवा करके करते थे। ये लोग प्रायः अपने आदेशों को उन स्थानों पर शिलालेखों में लिखवा करके लगवा देते थे, शिलालेखों को जहां पर जन समुदाय अधिक एकत्रित होता है, जैसे मंदिर है, कोई भी धार्मिक स्थान है या चौराहे हैं, बाजार है, तो जनता राजा के आदेश या निर्णय से परिचित हो जाती थी। इसका उल्लेख हमें बेबीलोन काल की ईसा पूर्व 4000 की सुमेरी सभ्यता में मिले अभिलेखों से भी मिलता है। अगर हम संदर्भ की बात करें तो इस संदर्भ में मनोज कुमार पटेरिया की पुस्तक हिंदी विज्ञान पत्रकारिता देखी जा सकती है। यद्यपि मनोज कुमार पटेरिया ने इन शिलालेखों को स्पष्ट रूप से पत्रकारिता की संज्ञा प्रदान नहीं की है, इन्होंने केवल इन्हें विश्व विज्ञान पत्रकारिता की चर्चा के अंतर्गत इनको रखा है। परंतु विभिन्न वैज्ञानिक उपलब्धियों और गणितीय सामग्री को शिलाओं पर अंकित करवाने का उद्देश्य क्या रहा होगा, अगर इस पर हम गौर करें तो शायद हम उस तह तक पहुंच सकते हैं कि जो ये शिलालेख हैं वह हमारी वर्तमान आधुनिक पत्रकारिता की पूर्वक है। प्राचीन समय में जो राजकीय घोषणाएं थी वे मुनादी द्वारा जनता तक पहुंचाई जाती थी। मुनादी करने वाले को डोंडीगर कहते थे। ये घूम घूम कर उद्घोषणाएं करते थे और इनकी उद्घोषणाएं प्राय भाव गीतों के रूप में होती थी। यह लयबद्ध तरीके से गाते थे और गा करके राजा की आज्ञा से परिचित कराते थे या जो राज्य की विशेष सूचना है उससे परिचित कराते थे जनता। अभी भी ग्रामीण अंचलों में कहीं कहीं पर इसका स्वरूप देखने को मिल जाता है, खास करके बुंदेलखंड के अंचल पे इसका हमारे क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण योगदान है। ये जो लोकगीत होते थे, युद्ध, संकटकालीन आपात स्थिति, चमत्कारपूर्ण कोई घटना है या राज्यारोहण समारोह हो रहा है या कोई ऐसी घटना है जिसके बारे में राजा या प्रमुख कोई व्यक्ति उस क्षेत्र का अपनी सूचना प्रसारित करवाता है, तो इसका सहारा वो लेता है। बाद में प्रचारात्मक पत्रक भी तैयार होने लगे और उन पत्रकों का वितरण किया जाता था।
हमारे भारत में ही नहीं, यह परंपरा विदेशों में भी रही है। रोम में ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में संवाद लेखक हुआ करते थे। संवाद लेखक आप समझ रहे होंगे कि जो सूचनाओं को संग्रहित कर लिखते थे। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना के साथ ही संवाद लेखकों की नियुक्तियां पूरे देश में की गई। मुगल शासन काल में इन संवाद लेखकों को वाकया नवीस के नाम से जाना जाता था। ये वाकया नवीस अपने क्षेत्र की सूचनाएं एकत्रित कर उन्हें लिखते थे। लिखने के बाद धावकों और कारवाओं हरकारों के माध्यम से यह सूचना राज्य के मुख्यालय तक पहुंचा देते थे। राज्य में वाक्यानवीस का एक प्रधान होता था जिसके पास तक ये सूचनाएं पहुंचती थी, और वह इन सूचनाओं में से जो महत्वपूर्ण सूचनाएं होती थी या उनका सार होता था वह बादशाह या राजा तक प्रस्तुत करता था। इसका उल्लेख हमारे इतिहास पे मिलता है, और इस संदर्भ में हम वेनिस निवासी निकोला मनु की, जो औरंगजेब के दरबार में था, उसके तथ्य को देख सकते हैं, उसके कथनों को, उसकी चर्चाओं को। समाचार पत्रों की बात करें तो शुरुआत में हस्तलिखित पत्र निकलने शुरू हुए थे, क्योंकि पहले मुद्रण कला थी नहीं। बादशाह बहादुर शाह सिराजुल अखबार निकालते थे, और इनके जो दरबार के अमीर उमरा थे, यानी कि जो ऊंचे पद पर बैठे हुए लोग होते थे, वह भी निकालते थे। लेकिन यह ध्यान अधिकतर इनके किसी लक्ष्य विशेष को प्रेरित करता था, और ये हस्तलिखित होते थे। पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रमुख क्रांति मुद्रण कला की खोज के बाद हुई, यानी कि जब छापाखाना शुरू हो गया। और पहला छापाखाना अंग्रेजों के आने के पूर्व गोवा में ईसाई मिशनरियों ने लगाया। इसमें सबसे पहले मलयालम भाषा में ईसाई धर्म की पुस्तकें छपी, और धर्म के प्रचार के लिए वह वितरित की गई। दूसरा छापाखाना 1578 ईस्वी में तमिलनाडु में लगा। तमिलनाडु के तेनीवाली जिले के पोरिकाल नामक स्थान में लगा। तीसरा छापाखाना 1602 ईस्वी में मालाबार के विपिकोटा में लगा। उल्लेखनीय यह है कि ये तीनों छापेखाने ईसाई पादरियों ने स्थापित किए और ईसाई धर्म के उत्थान के लिए अधिक से अधिक कार्य किए। सन 1616 ईस्वी में अंग्रेज भारत आए। इस समय तक मुंबई में पुर्तगालियों ने एक छापेखाने की स्थापना कर ली। 1619 में विचूर में एक छापाखाना लगा, जहां पर कोचीन और तमिल शब्दकोश छापा गया। 1662 में कठियावाड़ के भीमजी पारख ने मुंबई में एक छापाखाना खोला। 1674 ईस्वी में पहला अंग्रेजी छापाखाना लगा, और लगभग 100 सालों बाद यानी कि 1772 में चेन्नई में अंग्रेजी का दूसरा छापाखाना लगा। 1779 में कोलकाता में सरकारी छापेखाना की स्थापना। हम अगर चर्चा करें, देखें, तो इन छापाखानों के बाद ही प्रमुख रूप से पत्रकारिता अपने प्रखर रूप में आई, सामने आई, और उसको एक ऐसे संसाधन मिले, या कह सकते हैं कि वो अपने बाल्यावस्था में चलना शुरू हुई। यानी कि अगर देखें कि अगर हम उदाहरण के रूप में कहें तो हम कह सकते हैं कि पत्रकारिता का बीजारोपण इन्हीं छापाखानों के साथ हो गया, और अंकुर इन्होंने थोड़े थोड़े खोल दिए।